Hello guys, my name is Akshay. In this video, we will try to understand the chapter that is legislature. And this is one of the most important chapter in entire the Indian polity. If you are preparing for any examination, so this chapter is going to be very relevant for you. So let's get started. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि भैया इस वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ लेजिस्लेचर्स। तो जो हमारा चैप्टर लेजिस्लेचर है ये वन ऑफ द ब्रांच है हमारी गवर्नमेंट की। जैसा पता है कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे लेजिस्लेचर्स क्या होता है और लेजिस्लेचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम समझेंगे। जैसे कि भैया व्हाट इज़ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज व्हाट इज़ यूनिकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म क्या होता है। इस वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में भी समझेंगे एंड राज्यसभा कंपोजिशंस क्या होता है, मतलब कितने मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं। और हम इसमें राज्यसभा का पावर समझेंगे, राज्यसभा की पावर्स क्या होती है। और लोकसभा के बारे में जी सिमिलर चीज़ें समझेंगे कि लोकसभा कंपोजिशंस क्या होता है, उसकी पावर्स क्या होता है। तो फिलहाल हम ट्राई ये करेंगे कि इस वीडियो में हम दोनों इंपॉर्टेंट हाउसेज हमारे पार्लियामेंट के उनको हम कवर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये लेजिस्लेचर है, एक गवर्नमेंट की ब्रांच है जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो लॉ मेकिंग बनाती है। मतलब लेजिस्लेचर, द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक अ लॉ दैट रेगुलेट द एंटायर द कंट्री। ये लॉ बनाती है, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा इसके डेफिनेशन है। ठीक है। और हम समझेंगे जो हमारा नेशनल पार्लियामेंट है, जो हमारा राष्ट्रीय पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउसेस होते हैं। पार्लियामेंट बेसिकली एक नेशनल लेजिस्लेचर होता है और स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं लेजिस्लेचर स्टेट की। ठीक है। हमारे स्टेट में भी कुछ हाउसेज होते हैं और हमारे नेशनल में भी, हमारे सेंट्रल में भी कुछ हाउसेज होते हैं। तो जो हमारे सेंट्रल में होता है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट और जो हमारे स्टेट्स में होता है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है। हमारे इंडिया एज अ बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर है, मतलब हमारे इंडिया के पास पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, मतलब उसको बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। अब फॉर एग्जाम्पल 2 हाउसेज कौन से हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। आप इनको हिंदी में बोलते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। अब डेफिनेटली राज्यसभा है तो भैया ये राज्य को रिप्रेजेंट करेगा, लोकसभा करेगा एंटायर द नेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स ऑप्शंस टू हैव आइदर यूनिकैमरलिज्म एंड बाइकैमरलिज्म। मतलब जैसे कि हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके पास बाइकैमरलिज्म है, उसी प्रकार से हमारी जो इंडिया की स्टेट्स हैं उनके पास भी ऐसा ऑप्शन है, या तो वो यूनिकैमरलिज्म हो सकते हैं या वो बाइकैमरलिज्म हो सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की जो स्टेट्स है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कैसी हैं, वो यूनिकैमरलिज्म है, यानी उनके पास एक ही हाउसेज है, जैसे कि विधानसभा। ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टेट हैं उनके पास भैया 2 हाउसेज हैं, उनके पास एमएलए भी आते हैं और उनके पास एमएलसी भी आते हैं, यानी विधानसभा आते हैं और विधान परिषद। कुछ स्टेट है इसकी एक्सेप्शन है, जैसे कि 6 राज्य हमारे, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यू बहुत ईजिली बन सकते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें स्टेट्स को और नेशन को ऐसा ऑप्शन दिया कि हम या तो बाइकैमरलिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर यूनिकैमरलिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, अगर कोई नेशन के पास बाइकैमरलिज्म है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस हमारे ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। क्या लिखा हुआ है, बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर्स मेक इट पॉसिबल टू हैव एवरी विल डिसीजन रिकंसिडर्ड। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में होता है क्या है, अगर कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसमें रिकंसिडरेशन हो जाती है, यानी दोबारा इसमें जांच या दोबारा उसको देखा जाता है। एवरी डिसीजन टेकन फ्रॉम वन हाउस गोज टू अनदर हाउस एज एवरी बिल पॉलिसीज वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस। जैसे कि कोई भी बिल पास होता है तो दोबारा उसको देखा जाता है, दोबारा उसको डिस्कस किया जाता है, सिमिलर पॉइंट है वो। इवन इफ वन हाउस टेक्स डिसीजन इन हेस्ट, सो अनदर हाउस वुड बी पॉसिबल फॉर रिकंसिडरेशंस। मतलब अगर किसी हाउस ने किसी भी बिल को बिना कोई देखे या बिना कोई इसमें डिसीजन किए कोई डेलीवेशन करे उसको पास कर दिया है जल्दी में, तो दूसरा हाउस के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो ऐसा दोबारा देख सकता है, उसको ऐसा रिजेक्ट भी कर सकता है। तो 2 हाउसेस की हमारी कुछ ये ऐसा एडवांटेजेस होते हैं। इस टॉपिक में समझेंगे हमारा राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। राज्यसभा, लोकसभा हमारे इंडियन पार्लियामेंट के 2 इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं, मतलब 2 इंपॉर्टेंट कमरे हैं, मान लो आप, तो 2 इंपॉर्टेंट कमरे हैं जहाँ ऐसा डिसीजन होता है। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं
इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, इसको हम परमानेंट हाउस ऑफ द मेंबर बोलते हैं, और इसको हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। ये बात क्लियर है, लेकिन इसको परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं वो हम इसमें समझेंगे, वाई इट इज़ नोन एज परमानेंट हाउस। अब पहले हम समझेंगे बेसिकली जो राज्यसभा है हमारे इंडिया की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें जो बेसिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं वो बेसिकली राज्य से आते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्टली, मतलब जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनको कॉमन सिटीजन्स इलेक्ट नहीं करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं जो हम ऐसे एमएलए को इलेक्ट करते हैं ना, तो एमएलए उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा, उन्हें कैसे इलेक्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला दिया गया है। मान लीजिए कोई स्टेट है, स्टेट का नाम है राजस्थान, तो राजस्थान में ऐसे पहले पता होना चाहिए कितने हमें मेंबर ऑफ राज्यसभा को ऐसा इलेक्ट करना है। तो फॉर्मूला होता है कि उस स्टेट के कितने जैसे कि फॉर एग्जांपल उस स्टेट में टोटल एमएलए कितने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, मतलब कितने कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जा रहा है, +1 और +1, तो उसमें एक एमएलए की वैल्यू बन जाती है। जैसे कि राजस्थान में 200 हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसमें से मान लीजिए 4 को हमें इलेक्ट करना है, और फॉर्मूला 1+1, जिससे क्या होगा जो एक एमएलए होगा ना, उसकी ऐसा पावर बन सकती है, उसकी ऐसा ये वोट है उसका ये। अब बताया जा रहा है मतलब जितने भी एमएलए जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा देंगे उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो इस प्रकार से वो ऐसा इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम समझेंगे जो राज्यसभा है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब राज्यसभा में हमारे कितने मेंबर्स हैं, कौन किसको क्या है, ये हम इसमें ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारी राज्यसभा में बेसिकली 245 सीट्स हैं, हमारी राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, जिसमें से 233 सीट्स हमारी स्टेट्स के लिए गई हैं। ठीक है, और जिसमें से 12 हमारे ऐसे मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है ऐसे प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये इलेक्ट ये नहीं मतलब किसी को भी इलेक्ट कर दे, यहाँ सिर्फ वही लोग इलेक्ट होंगे जिनको लिटरेचर्स में, आर्ट में, सोशल साइंस में, या कोई सोशल एक्टिविस्ट है, या कोई ऐसा फेमस सेलिब्रिटीज़ है, उनको ही इलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। सिर्फ ये हमेशा की तरह 12 इलेक्ट होंगे। ठीक है, तो राज्य में स्टेट में हमारे 233 हैं, जिसमें से लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 225, और जो यूटीज़ हैं उनके पास 8 हैं, दिल्ली के पास 3 हैं, पौंडुचेरी के पास 1 है, जम्मू एंड कश्मीर 4 है, लद्दाख के पास अभी कोई नहीं है। अब यहाँ एक थोड़ा सा एक टर्म दिया गया है, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ मैथड गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस टू ऑल द स्टेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा मेथड होता है किसी भी स्टेट को या किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। करते क्या है इसमें जो सारी जैसे मान लीजिए हमारी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में से जो 28 होंगे ना, उन सभी राज्यों को एक एक दे दिया जाएगा। इसका मतलब तो ये मतलब सिमिलर देंगे, वो सिमेट्रिकल देंगे, चाहे वो इस पर सबको 5-5 दें, या इसमें 10-10 दें, या 20-20 दें, सबको सिमिलर देंगे वो, मतलब सभी को वो ऐसा सिमिलर देंगे, ऐसा सिमेट्रिकल देंगे, सबको सेम देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री है यूएसए, उसमें हर स्टेट के पास कैसा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ की राज्यसभा को सीनेट्स बोला जाता है। अगर इंडिया इस फॉलो को मेथड करे, अगर इंडिया इस मेथड को फॉलो करे, तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा। मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, 22 करोड़, और सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है, 6.43 लाख। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, अगर वैसे उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर राज्यसभा हैं, और सिक्किम में एक राज्यसभा है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम सिमेट्रिकल करें तो एक एक दे, तो एक के लिए तो इतना हो रहा है, तो एक इतना कैसे करेगा रिप्रेजेंट, तो हमारी इंडिया ने इसको अडोप्ट नहीं किया। जो सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे इंडिया में है अनसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ राज्यसभा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आर्टिकल 83 ये कहता है कि राज्यसभा की लिमिट होती है 6 ईयर्स, आपको याद रखना है 6 ईयर राज्यसभा की लिमिट होती है, और एज रिकॉर्ड होती है इसमें 30 ईयर्स। हमने डिस्कस नहीं कर पाया था पहले कि आर्टिकल 80 ये कहता है कि हमारे इंडिया में राज्यसभा कंपोजिशन क्या होता है। आर्टिकल्स आपको इम्पोर्टेंट याद रखें, क्योंकि भैया एग्जाम में आर्टिकल्स ही आते हैं, एग्जाम में पूछेंगे एग्जामिनर्स आपको आर्टिकल्स ही पूछेंगे, तो आर्टिकल्स आपको याद रखना है कि आर्टिकल 80 कहता है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है। ठीक, आर्टिकल 83 कहता है कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है उसका ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस में समझा था कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होती है वो एज अ परमानेंट हाउस होता है। क्या है इसका मतलब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये होगा कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है उसका हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता, परमानेंटली होता है।
ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोंट कंप्लीट द टर्म एट द सेम टाइम। मतलब हमारे मेंबर ऑफ राज्यसभा में 245 मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, जिसमें से मान लीजिए 12 तो इलेक्ट किए होते हैं। तो मतलब 245 में से ऐसा कोई नहीं है, पूरे नहीं होते अपनी सेम टाइम पर अपने ऐसा टर्म को पूरा करें। अब जैसे कि मतलब जो लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो उनमें से तो पूरे द्वारा इलेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा में से उनमें से मात्र से 1/3 ऐसा हर 2 साल में अपनी टर्म पूरी करते हैं, और उन 1/3 में ही इलेक्शन द्वारा होता है। इसलिए राज्यसभा कभी फुली डिजॉल्व नहीं होती, इसलिए राज्यसभा को भैया परमानेंट हाउस बोल सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है कि भैया वाई राज्यसभा इज नोन एज परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप ऐसे बेसिक लिख सकते हो इस तरीके से। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हमारा राज्यसभा अपनी जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है अपने टर्म्स को पूरा नहीं कर रहे, इसका एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेजेस ये है कि व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व सो इलेक्शंस आर टेकन प्लेस, मीटिंग ऑफ राज्यसभा कुड बी कॉल्ड एज अर्जेंट बिजनेस कंडक्ट। ठीक, इसका मतलब ये कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है किसी कारण से, तो राज्यसभा डिसॉल्व तो नहीं होगी, तो इस प्रकार से जो भी बिल एंड जो भी डिस्कशन होगा वो कंटिन्यू बना रहेगा। इस वीडियो में कोशिश की भैया हमने राज्यसभा समझा है, तो हम हमारी जो और भी जो टॉपिक्स है हमारी इंपॉर्टेंट, पावर और राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।